ओम शांति। अब तक आपने बहुत सुंदर विषयों पर कई सेशन सुने। हम भी अभी लास्ट सेशन सुन रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज को कैसे बनाएंगे, और शायद सही में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डायरेक्ट जनसंपर्क उनका बना रहता है और उनके हर बात के ऊपर बहुत जल्दी आम जनता यकीन कर लेती है। परंतु अभी का जो विषय है वो है आंतरिक शक्ति तनाव मुक्त होने के लिए या तनाव प्रबंधन के लिए। और उस समय मैं सोच रही थी कि तनाव मुक्त होना चाहिए या तनाव प्रबंधन करना चाहिए। क्या चाहिए? तनाव मुक्त हो जाना चाहिए या ऐसी विधि सीख लेनी चाहिए, बस प्रबंधन कर लिया ठीक है, तनाव तो आता ही रहेगा। क्या कहेंगे? क्योंकि 1 घंटे में दोनों तो नहीं हो पाएगा, एक ही हो सकता है। तो कम से कम हम वही ले लेवे जो मुक्त होने की एक विधि मिल जाए तो क्या बुरा है जीवन में। क्योंकि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है जहां तनाव के बीच में आपको जाना पड़ता है न्यूज कलेक्ट करने के लिए। और उस समय मैं समझ सकती हूं कि कितना स्ट्रेस आप लोगों के माइंड पर रहता होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वह एक समुद्री यात्रा की तरह है कि जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहली बार यात्रा की, उस समय उसके पास दुनिया के कोई नक्शे नहीं थे और वो चल पड़ा खोज में। उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्री यात्रा में किस प्रकार के तूफानों का सामना करना पड़ेगा, और ना ही उसका जहाज उन तूफानों का सामना करने के हिसाब से बना हुआ था। उनको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के अंदर विचरण करने वाले जो जीव है, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां या शार्क, वो किस तरह अटैक कर सकती है। और उनको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के अंदर चलने वाले अंडरकरंट कितने पावरफुल होते हैं, और अगर उसका जहाज कोई अंडरकरंट में फंस जाए तो कहां से कहां पहुंच सकता है, मंजिल से दूर कहीं और चला जाएगा। परंतु वो चल पड़ा। एक ही चीज उसके पास थी, एक कंपास था जो उसको दिशा बताता रहा कि किस दिशा में वो जा रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास ही वॉज सक्सेसफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वर्तमान समय के अंदर जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम भी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का समय। इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। 1 घंटे के बाद क्या होना है पता नहीं है ना? हमें यह भी मालूम नहीं है कि आने वाले समय में किस प्रकार के तूफानों का सामना हमें करना होगा, और हमारे पास भी आने वाले भविष्य के लिए कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है। और हम चल पड़े, नहीं उन तूफानों के लिए हमारे पास कोई तैयारी है। हमें यह भी पता नहीं है कि आने वाले समय में किस प्रकार के जीव हमारे पीछे लग सकते हैं। समाज में भी आज शार्क बहुत हो गई है ना? और आने वाले समय में किस प्रकार के अंडरकरंट्स मीडिया प्रोफेशन में चल रहे हैं।
वो भी पता नहीं। वो अंडर करंट्स के विषय में भी कई लोग कंप्लीटली अनजान हैं। कैसे फंस सकते हैं कोई अंदाजा नहीं है। एंड वी हैव सेट आउट ऑन द जर्नी इनटू द अननोन फ्यूचर। सबसे बड़ी बात तो ये है, वी डू नॉट इवन हैव अ कंपास that can tell us whether we are moving in the right direction or not. सही दिशा है या नहीं है, वो भी पता नहीं है। So we are totally at the mercy of, क्या कहेंगे, we are totally at the mercy of, किस आधार पर चल रहे हैं? न तूफानों का पता है, न उसके लिए तैयारी है, न शार्क्स का पता है कि समाज में कौन सी शार्क्स है, न अंडर करंट्स का पता है, और कंपास भी नहीं है। सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ गॉड। आज दुनिया में इतने सारे भगवान हो गए हैं ना कि वो भी पता नहीं कौन है। So we are totally at the mercy of destiny, and destiny is in your hands. You are the creator of your destiny. We are totally at the mercy of, yes, unknown God. Unknown God. जो चीज मालूम ही नहीं है उसके ऊपर डिपेंड कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा फिर? We are totally at the mercy of crisis. In today's age, we are more crisis-driven than a vision-driven. चल रहे हैं, एक क्राइसिस आई, धक्का लगा, दिशा बदली की, इधर चले, यहां से कोई धक्का लगा, फिर दिशा बदली की, तो टोटल हम दिशा बदली ही करते रहे हैं। और इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है कि जब हमारे पास अपना माइंड का रिमोट कंट्रोल भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सुंदर गीत बजा था, सदा खुश रहो। हर एक इंसान शायद सदा खुश रहना चाहता है जीवन के अंदर, लेकिन रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। रिमोट कंट्रोल कहीं और है। सुबह उठते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, एक घंटा बीतता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिली, माइंड अपसेट हो जाता है, ये क्या हो गया। एक घंटा और बीता, किसी ने कोई अच्छी बातें सुना दी, खुश हो गए, चलो बहुत अच्छा हुआ। एक घंटा और बीता, किसी ने ऐसी हरकत की, बड़ा गुस्सा आ गया। एक घंटा और बीता, किसी ने ऐसी कोई बात सुनाई, टेंशन हो गया। तो घंटे घंटे पर हमारी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल कहां है? हमारे हाथ में है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में है ही नहीं। तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए आज शायद हर इंसान को स्ट्रेस है। और ऐसे समय में यही कहा जाता, देयर आर 3 की प्रोपोजिशन। पहला की प्रोपोजिशन है, देयर इज नो टर्निंग बैक। Things are not going to go back to those stable patterns of the past. अब आगे ही जाना होगा हमें। और वर्तमान समय के अंदर ग्लोबल कंपटीशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये कंपटीशन के युग में जीना है ना? कंपटीशन कितना है? चारों ओर से कंपटीशन है। और कंपटीशन के युग में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ चाहिए? नॉलेज, हार्डवर्क। एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है, बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक बार 2 व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहे थे। सडनली, उसमें एक था इंडियन, एक था अमेरिकन।
Suddenly they heard a roar of a lion. तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? बाय पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो वो इंडियन कहता है, आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता हूं कि मैं शेर से आगे दौड़ सकता, लेकिन मैं तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं ना, क्योंकि शेर तो उसका पीछा करेगा जो पीछे रह जाएगा। तो कंपटीशन के युग में जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? कॉमन सेंस चाहिए। अच्छा, और विजडम, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, समय सूचकता। अमेरिकन के पास बेस्ट जूते होंगे दौड़ने के, लेकिन उसने सोचा जंगल में दौड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी, वो लाया ही नहीं। तो एक इंडियन टेनिस शूज पहन करके भी जीत गया। भावार्थ ये कि हमारे पास अच्छे से अच्छी टैलेंट हो, स्किल्स हो, अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती हो, नॉलेज हो, टेक्निक्स हो, हमारे पास साधन हो, लेकिन समय सूचकता ही नहीं है। तो क्या होगा? कोई दूसरा साधारण सी चीजों के आधार से भी आगे बढ़ जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। और उस समय जो स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ग्लोबल कंपटीशन, रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन सच अ वे। आज मीडिया में भी कितनी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, and every time to adapt ourselves with the changing technology is another great challenge. इतनी बड़ी चुनौती है, और इतने महंगी टेक्नोलॉजी के साथ 6 महीने के अंदर वो आउटडेटेड हो जाती है और दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। उस समय भी उस चुनौती को पार करने में बहुत बड़ी एक चैलेंज हमारे सामने है, और उस समय भी जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बहुत हाई स्ट्रेस हो जाता है। डिसरप्टिव सोशल ट्रांजिशंस, अनसर्टेनिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सेलरेटिंग चेंज, टेररिज्म एंड मेनी अदर्स, वी कैन गो ऑन लिस्टिंग देम। बहुत सारी बातें आ गई है आज हमारे सामने, और ऐसे समय में जब देर इज नो टर्निंग बैक, तो वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेयरिंग्स। कुछ अलग बेयरिंग्स चाहिए जिस पर हम अपने जीवन को रोल कर सके स्मूथली, विदाउट स्ट्रेस। एंड इट इज सीन दैट द पीपल हु विल सक्सीड विल हैव अ वेरी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ वेयर दे आर हेडेड टू एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। किस आधार पर हम खड़े हैं? अगर आधार पावरफुल नहीं है तो बहुत सहज कोलैप्स हो जाएंगे। सक्सेसफुल हर एक व्यक्ति होना चाहता है आज के युग के अंदर, बट वेयर एम आई हेडेड टू? मंजिल कहां है? उद्देश्य क्या है? और किस आधार को लेकर के हम चल रहे हैं? एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार हमने ऐसी ही एक ट्रेनिंग यहां रखी थी, और उसमें उस ट्रेनिंग के समय एक नौजवान अहमदाबाद से आए थे। काफी स्ट्रेसफुल था, बहुत स्ट्रेस। उसका चेहरा ही ऐसा था कि इतना पता चलता था कि बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है। आखिर जो है, जैसे 3 दिन ट्रेनिंग से गुजरता गया, एक इंसाइट सेशन ऐसा ही था, लेकिन वो इंसाइट सेशन था जिसके अंदर हमने पर्सनल स्वॉट एनालिसिस कराया, आइडेंटिफाइंग आवर वैल्यू सिस्टम, कि हमारे अंदर कौन सी वैल्यू सिस्टम है जिसको हम आधार बना सकते हैं। और वो पर्सनल स्वॉट एनालिसिस में जो सवाल उनको पूछे गए,
उससे उनको एक बहुत डीप इंसाइट प्राप्त हुई। और क्या थी वो इंसाइट? उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और जब अंतिम दिन जाने का दिन आया तो उसने अपना अनुभव शेयर किया कि आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। उनको बुलाया गया, आए, फिर उसने बताया कि ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो एक लॉयर्स फैमिली है, जहां उनके दादा से लेकर के सभी लॉ फील्ड से जुड़े हुए थे। उनके दादा भी जज थे, पिताजी, चाचा, भाई, बहनें सभी लॉ फील्ड से जुड़े हुए थे। एंड दिस पर्सन बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उसको भी फोर्स डाला गया कि तुम भी लॉ बिजनेस को ही ज्वाइन करो। हमारा एक फैमिली विजन है कि वी शुड बी नोन एज द लॉयर्स फैमिली इन द होल सिटी, ताकि मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे पास आए। Somehow this young boy was not feeling comfortable और very reluctantly, क्योंकि प्रेशर इतना अधिक था उनके ऊपर, तो reluctantly he joined the law college। लेकिन जैसे जैसे स्टडी कर रहा था उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था। अब स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि किसी फ्रेंड ने उसको कहा कि तुम ये ब्रह्मा कुमारीज में चले जाओ, मेडिटेशन सीख के आओ, शायद तुम्हें कुछ फायदा हो। इसलिए वो यहां पहुंच गया। अब उसको जो इंसाइट मिली वो ये थी कि जब उसने आइडेंटिफाइंग द वैल्यू सिस्टम, ये जो सेशन किया और पर्सनल स्वॉट एनालिसिस जो किया, वो वर्कशॉप जो उसने किया, उसने अपनी वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई किया। और वो ये थी कि वो उसकी पावरफुल वैल्यू थी सच्चाई, और वो झूठ कभी बोल नहीं पाता था। बचपन से जब भी उसने झूठ बोला कि उसका फेस इतना रेड हो जाता था कि एनीबडी कुड आइडेंटिफाई कि वो झूठ बोल रहा है, और हमेशा पकड़ा जाता था। अब सोचने की बात है कि ये व्यक्ति अगर लॉ फील्ड में जाएगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। व्हाई? कैसे फेल हो जाएगा? He was moving in a wrong direction, जहां उसकी वैल्यू सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और इसीलिए स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ता जा रहा था। कई बार हम लोग भी फैमिली में प्रेशर डालते हैं, है ना, विदाउट नोइंग कि वो कंपास क्या है। ये वैल्यू सिस्टम जो है हमारे लिए कंपास का काम करता है। ये हमें इसीलिए प्राप्त है टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, टू लीड अ वैल्यू बेस्ड लाइफ। इसीलिए वो वैल्यूज हमें मिला है। लेकिन अगर उसकी आवाज को न सुन करके हम एक दूसरी दिशा, उसकी ऑपोजिट दिशा को पकड़ लेते हैं आउट ऑफ प्रेशर, क्या होगा? स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज ही तो बेरिंग्स थे जो हमें एक स्मूथ लाइफ दे सकती थी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी वैल्यू सिस्टम से दूसरी दिशा में जाने लगता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट चेक कि अगर स्ट्रेस है तो उसका कहीं कारण ये तो नहीं है कि मे बी आई एम मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वो कंपास हमारा काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ये कहा, द पीपल हु विल सक्सीड विल हैव अ वेरी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ वेयर दे आर हेडेड टू एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। क्योंकि ओल्ड रेफरेंस पॉइंट्स में जस्ट फॉल अवे एंड देयर इज अ नीड टू स्टीयर थ्रू द टर्ब्यूलेंस। संसार के अंदर टर्ब्यूलेंस, तूफान इस तरह से आने लगा है, बहुत स्लो ग्रेजुअल, लेकिन इतना गति को पकड़ लेगा। तो उस टर्ब्यूलेंस में हम अपनी जीवन के नाव को संभाल सके, उसके लिए हमारे पावरफुल बेरिंग्स है हमारी वैल्यूज। और तीसरा है कि डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एंड दिस स्किल्स आर नॉट दोज that we were taught
in our colleges maybe or our training programs, नहीं. They are self-managing skills, जिसको भीतर से बाहर निकालना होगा. अंदर में अथाह क्षमता है, अथाह शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को बाहर ले आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको बाहर नहीं ले आएंगे, आंतरिक शक्तियों को, उसको टैप नहीं करेंगे और बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हम जीवन के अंदर प्रगति को महसूस नहीं कर पाएंगे. कई लोग हमें पूछते हैं, लेकिन वैल्यूज के आधार पर कितना चल पाएंगे? कई लोग हमारा एडवांटेज लेने लग गए तो, लोग हमारी कमजोरी समझने लग जाए तो आज के युग के अंदर कितना एप्रोप्रिएट है कि उस वैल्यूज के आधार पर हम चले. मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आती है कि एक बार 2 रिसर्चर्स को राजस्थान में भेजा गया रिसर्च के लिए. और रिसर्च क्या करना था कि राजस्थान के रिमोट एरियाज में ब्लाइंडनेस डेवलप हो रही थी, तो उनको रिसर्च करना था कि ये ब्लाइंडनेस का कारण क्या है. दोनों एक गांव में जाते हैं. एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर बैठा होता है. किसी ने बताया कि उसकी आंखें चली गई है, ब्लाइंडनेस आ गई है उसको. तो पहला रिसर्चर उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि सुना है कि आपकी आंखें चली गई है और आपको अंधापना आ गया है. हम एक रिसर्च कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी आंखें कैसे चली गई? वो व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई रिसर्च नहीं करवानी है, आप भले जा सकते हैं. तो पहला रिसर्चर कहता है, अरे सत्य बोला, अंधा है तो अंधा कहा उसको फील क्यों करना चाहिए? सहयोग नहीं दे रहा है. हम उनके आधार पर कितने लोगों की जान बचा सकेंगे, लेकिन ही इज नॉट कोऑपरेटिंग. हो सकता था कि यहां मैंने उसको थोड़ा डरा के धमका के पूछा होता था तो शायद वो जवाब दे देता था. ये उसका ओपिनियन था कि सत्य की वैल्यू को लेकर जाएंगे ना, सत्य इतना कड़वा होता है, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलता है. इसका ओपिनियन था. वहीं वो दूसरा रिसर्चर भी जाता है उसी व्यक्ति के पास, उसके बाजू में बैठता है और उसके पीठ पर हाथ फेर करके कहता है, बाबा सुना है आपकी आंखें चली गई है, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ ये सुन करके. भगवान किसी के साथ ऐसा न करे, या समय किसी के साथ ऐसा न करे, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि कैसे चली गई आंखें आपकी? उस व्यक्ति को सारी कहानी सुनाई उसने कि पहले क्या लक्षण हुए, फिर क्या हुआ और कैसे उसको ब्लाइंडनेस आई. अब दोनों ने सत्य बोला था. पहले रिसर्चर ने भी सत्य बोला था, दूसरे ने भी सत्य बोला. पहले को सक्सेस नहीं मिला, दूसरे को सक्सेस मिला. कारण क्या? तरीका, प्रेजेंटेशन. क्या था ऐसा प्रेजेंटेशन में? उस तरीके में क्या चीज थी? हाँ, हमदर्द बन गया, जैसे उसके दर्द में शामिल हो गया. और हाँ, प्यार था, और भी कुछ था. हाँ, कंपैशन. हाँ, उसको रिस्पेक्ट देना, बाबा कहना, उसके बाजू में जा करके बैठ करके रिस्पेक्ट देना, सहानुभूति दर्शाना. और जो पहले वाला था उसके अंदर क्या था? बस अहंकार था, शायद अहंकार जुड़ा हुआ था. भावार्थ ये कि सत्य, ऑनेस्टी, ये जो वैल्यूज है वो इतनी पावरफुल है. जैसे सैक्रिन, किसी को डायबिटीज होता है ना, सैक्रिन यूज करते हैं, है ना. और वो सैक्रिन को अगर सीधी जीवा पर रख दिया जाए, कैसा टेस्ट होगा? बहुत कड़वा लगेगा, बहुत कड़वा.
लेकिन उसी सैकरिन को दूध या चाय में घोल दिया जाए तो कितना मीठा हो जाएगा, है ना। वो दूसरे रिसर्चर का तरीका वो घोलने वाला था और ब्रह्मा कुमारी यही तरीका सिखाती है, यही टेक्निक। पहले वाले को सक्सेस नहीं मिला, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। दूसरे वाले को सक्सेस मिला, उसको स्ट्रेस हुआ कि उसको घोलना आता था। वो सैकरिन को, सत्य को बोला, लेकिन सप्लीमेंट्री वैल्यूज को लेकर के उसके साथ घोला। सत्य को किसके साथ घोला? रिस्पेक्ट, सहानुभूति, काइंडनेस, जेंटलनेस, मधुरता, ह्यूमिलिटी, इन सब वैल्यूज के साथ घोल दिया। और जब घोल दिया तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, है ना। और अगर सत्य का प्रयोग सीधा अहंकार के साथ किया जाए तो बहुत कड़वा लगेगा, खुद को भी सफलता नहीं मिलेगी, सामने वाले को भी बहुत कड़वा लगेगा। ब्रह्मा कुमारी यही सिखाती है घोलना कैसे है। और अगर घोलना आ जाए ना जीवन में, तो कौन कहता है कि वैल्यूज के आधार पर सक्सेस नहीं मिलती है। These are the skills that are required in the present environment. अगर आपको सक्सेसफुल होना है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है अगर सामने वालों से, तो शायद घोलना आना चाहिए। अगर सीधा सीधा पूछेंगे, सामने वाले को कड़वा लगेगा, तो वो क्या करेगा? आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा और चला जाएगा, कहेगा मुझे कोई थूक देगा। सच्ची बात है और ये प्रैक्टिकल है। और इसीलिए जब आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तब स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ना ही है। तो इनर पावर्स कौन सी है, आंतरिक क्षमताएं कौन सी है? इनर पावर्स यही वैल्यूज की है। और वो वैल्यूज को अगर, सप्लीमेंट्री वैल्यूज को अगर घोलना आ जाए, बस देखो हर कदम में सफलता आपके चरणों को चूमेगी और आप किस तरह से शिखर पर पहुंच जाएंगे सफलता के, कह नहीं सकते। कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी शायद महान आत्माएं हो गए, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ से यही सिखाया। उनको घोलना आता था और दूसरे को घोलना नहीं आता था, तो सक्सेस तो क्या, फेलियर पर फेलियर, फेलियर पर फेलियर मिलता जाता था। मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हर जगह से आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और ये आंतरिक शक्ति के बिना अगर आप जाएंगे, इस तैयारी के बिना अगर आप जाएंगे, तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए कहा कि ये कार्यक्रम का मेन एम जो है वो यही है कि सबसे पहले हाउ टू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। क्योंकि सबसे अधिक यही डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, विचार नेगेटिव हो जाते हैं, भावनाएं हमारी नकारात्मक हो जाती है, और उस कारण से व्यवहार भी हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब नेगेटिव एक विशेष साइकिल में चला गया, तो उसके बाद उस विशेष साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल होगा शायद। इसीलिए कहा टू बिकम अ बेटर लीडर थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल विजडम एंड इट्स प्रिंसिपल्स। आध्यात्मिकता इसमें बहुत मदद करती है। आध्यात्मिकता हमें एक दिशा बताती है, और जब उस दिशा को लेकर के हम चलते हैं तो सक्सेस मिलना स्वाभाविक है। और शायद हर एक सेशंस के अंदर जो बीके भाई बहनें कहना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे, वो यही कहना चाहते थे आपको। यही एक आध्यात्मिकता की प्रेरणा देना चाहते थे कि किस प्रकार आध्यात्मिकता आपको बहुत मदद कर सकती है। मिसिंग डायमेंशन अगर है आज कोई भी क्षेत्र के अंदर, तो वो है स्पिरिचुअलिटी।
है ना। आध्यात्मिकता ही एक खूंटती कड़ी है, और जब तक इस कड़ी को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो स्ट्रेस लेवल को कम नहीं कर, क्योंकि आध्यात्मिकता यही एंटीडोट है जो स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, है ना। सो दैट वी टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अक्सर मनुष्य को जब सफलता नहीं मिलती है तो क्या कहता है, क्या कहता है, फलाने के कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, इसने कहा इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं बोलता था तो कुछ होना ही नहीं था, किस्मत ने साथ नहीं दिया। 10 बहाने उसके सामने रेडी हो जाते हैं, है ना। कहां खुद की गलती हुई ये नहीं बताएगा, लेकिन दूसरों पर दोष डालना, क्योंकि शायद बचपन से हमें यही एक संस्कार मिले हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है ना तो टेबल पकड़ के खड़ा होने जाता है, घुटना करने के बाद जब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो वो कोई सहारा लेकर के खड़ा होना चाहता है, लेकिन पैरों में बैलेंस न होने कारण जैसे ही हाथ छोड़ा तो क्या होगा, गिर जाता है। और गिर जाता है तो वो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, पता है क्या करता है, चारों ओर देखता है, किसी ने देखा या नहीं देखा। और अगर उसकी मां की नजर के साथ उसकी नजर मिली तो क्या करेगा, जोर से रोना शुरू कर, आंखों से आंसू एक भी नहीं आएगा, जोर से रोना शुरू करेगा। और उसकी मां तुरंत दौड़ करके आती है और क्या कहती है, नहीं बेटा तेरा दोष नहीं था, ये फर्श ही ऐसा था, टेबल को मारेगी, फर्श को मारेगी, तेरा दोष नहीं है। और वो बच्चा चुप हो जाता है, यही सोच करके दोष टल गया, किसी और के ऊपर चला गया, वो खुश हो जाता है। और वहां से हमने ये संस्कार पिकअप कर लिए उस छोटी सी उम्र से। और इसीलिए जीवन में कभी भी कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, जोर जोर से या तो चिल्लाना चालू करते हैं। ये चिल्लाना क्या है, रोना ही तो है। या जोर जोर से हम बोलना चालू करते हैं ताकि सबका अटेंशन जाए, और फिर हम बताते हैं ये परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ, ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा, और फिर वो सब कहते हैं हाँ भाई हाँ तेरा दोष नहीं था, उसका ही दोष था, यही ऐसा है, हर बार करता है, हमारे साथ भी यही किया था। और जब वो 2-4 बोलने वाले मिल जाते तब जाके शांति होती है, हाँ दोष मेरा नहीं है, आई एम इन अ कंफर्ट जोन, ये महसूस करने लगते हैं। बट कब तक हम दोष दूसरों पर डालते रहेंगे, क्योंकि द मोमेंट आई पॉइंट आउट माई फिंगर ऑफ ब्लेम ऑन टू अदर्स, ये व्यक्ति के कारण हुआ, ये परिस्थिति के कारण हुआ, मीन्स आई टोटली डिसएम्पावर माई सेल्फ, और वो रिमोट कंट्रोल मैं उसके हाथ में दे देती हूं। अब उसको पता चल गया इसको डिस्टर्ब करने का तरीका क्या है, वो क्या करेगा, हर बार वही बटन दबाएगा, भले डिस्टर्ब होता रहे, भले चिल्लाता रहे, वो चिल्लाने वाला बटन दबा देता, वो चिल्लाता जाता है। और वो चिल्लाने में क्या होता है, हमारी जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो गायब हो जाती है, और इसलिए हम परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इनर बैलेंस खत्म हो जाता है। इसीलिए आज के बाद डोंट पुट द ब्लेम ऑन टू अदर्स, लेट मी टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में न थमाएं। नहीं तो आजकल बच्चों के हाथ में भी रिमोट कंट्रोल हमारा आ जाता है कि उनको भी मालूम पड़ता है ये इन्फॉर्मेशन सुनाएंगे ना पापा को वो खुश हो जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन सुनाएंगे ना उसको गुस्सा आएगा। उनको भी पता चलता है कि कब कौन सा बटन दबाना है। वो आपको गुस्से में भी ला सकते हैं, आपको स्ट्रेस में भी ला सकते हैं, और आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, राइट, ब्लैकमेल कर सकते हैं। सारे बटन है उधर ही, है ना, और उसको पता है कौन सा बटन दबाना चाहिए इस वक्त। तो हमारा रिमोट कंट्रोल हम कैसे दूसरों को देते हैं, when we put the blame onto others, और उस समय जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमारी इनर पावर्स उस वक्त काम नहीं करती है, फेल हो जाती है ना।
और इसलिए so that we take up a more personal responsibility of our own state of mind and emotions, क्योंकि यही सबसे अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं, and so that we can learn how to communicate better with people at a deeper level, and we are able to manage the major life changes that are to come. जीवन के अंदर कई चुनौतियां, कई बातें आने वाली है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अगर स्ट्रेस लेवल अधिक हो जाएगा तो शायद उस वक्त हम उस समय अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पाते तो अपने कार्य क्षेत्र में सफल कैसे होंगे, अपने पारिवारिक जीवन के अंदर सफल कैसे होंगे, है ना, अपने सोशल लाइफ में सफल कैसे होंगे। और हमें हर जगह सफल होना है, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं उस वक्त फिर, इसलिए स्ट्रेस माना गया। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि स्ट्रेस माना when the pressure exceeds the inner resilience power, जब बाहर का प्रेशर इतना अधिक हो जाता है और हमारी आंतरिक शक्ति बहुत क्षीण हो गई, तब वो स्ट्रेस अनुभव होता है। प्रेशर चारों ओर से है, क्योंकि हम एक ऐसे चैलेंजेस के युग में जीते हैं। द चैलेंजेस आर सो ग्रेट एंड द इनर स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ टू कोप अप विद द चैलेंजेस, इसलिए स्ट्रेस लेवल हाई होता है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए चैलेंजेस आती ही है जीवन के अंदर, लेकिन किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस अवसर के द्वार खोल देती है, और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। अब किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है, क्या कहेंगे? चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौतियां अवसर के द्वार खोलती जाती है। 1 by 1 सिम सिम दरवाजा खुल जा, है ना, और किसी किसी को ऐसा पछाड़ना शुरू करती है यही चैलेंजेस। बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चैलेंजेस के वक्त जो राइट डिसीजन ले लेता है, राइट डिसीजन एट द टाइम ऑफ चैलेंजेस, वो अवसर के द्वार खोलने लगती है। और जो चैलेंजेस के वक्त गलत डिसीजन ले लेता है, रॉन्ग डिसीजन, उसके लिए वो दरवाजा बंद हो जाता है और पछाड़ने वाला अनुभव कराता है। अब ये रॉन्ग डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि माइंड इतना स्ट्रेस था, कंफ्यूज स्टेज में था, इनर फोकस क्लियर नहीं था, इसलिए जो आंतरिक क्षमताओं को यूज करना चाहिए वो यूज करने का तरीका नहीं आया, और इसलिए गलत डिसीजन ले लिया। फिर कहते हैं क्या करें, स्ट्रेस लेवल इतना हाई था, मैं ये बात तो सोचा ही नहीं, इसलिए गलत डिसीजन हो गया, है ना। तो गलत डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि माइंड का फोकस क्लियर नहीं है, और इसलिए जो शक्ति को यूज करना चाहिए, जिस तरीके से यूज करना चाहिए, उसको यूज नहीं किया गया, और इसीलिए रॉन्ग डिसीजन आ गया। तो वो पछाड़ने वाला अनुभव होता है। और जिसने राइट डिसीजन लिया उसका कारण क्या था? राइट डिसीजन लेने का कारण था कि उसका माइंड का फोकस क्लियर था, स्ट्रेस अंदर में था नहीं, और स्ट्रेस न होने के कारण सहज तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया। यही कारण है। तो वो स्ट्रेस जो आज हर एक को है, प्रेशर इतना अधिक है, चारों ओर से प्रेशर है। अब ये स्ट्रेस को खत्म करना है तो 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? प्रबंधन करने के लिए सिर्फ 2 तरीका है। कौन सा? या तो प्रेशर कम करो, या तो इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा दो।
दो ही तरीके हैं, या प्रेशर कम करो या इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। अच्छा, प्रेशर कम कैसे करेंगे? टू रिड्यूस द प्रेशर वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, हमारा परसेप्शन है, उसको चेंज करना होगा। जितना हमारा परसेप्शन हम चेंज करेंगे, दृष्टिकोण को बदलेंगे। हर बात को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो प्रेशर कम होगा, है ना। या तो दूसरा तरीका, इंक्रीज इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। घर में भी प्रेशर कुकर होता है ना, और प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर बढ़ जाए तो एक सीटी बोल देती है, विसल होती है, वो विसल बोल जाती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है और ठीक हो जाता है। लेकिन शायद भगवान यहां एक वाल्व लगाना भूल गया था, इसलिए अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, वो रिलीज नहीं होता है। और आज की दुनिया के अंदर प्रेशर चारों तरफ से हो गए हैं। कौन से चारों ओर? व्यक्ति बीच में है और एक प्रेशर है उसके ऊपर पास्ट का। पास्ट का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। पास्ट की कुछ ऐसी यादें हैं, ऐसी स्मृतियां हैं, अनरिजॉल्व सिचुएशंस है, और जब भी वो बातें याद आती है वो प्रेशर क्रिएट करती है ना। दूसरा प्रेशर है फ्यूचर का। हम ऐसे युग में जी रहे हैं, अनसर्टेनिटी का युग है, अनिश्चितता का समय है, और ऐसे समय में भविष्य का भय, पता नहीं क्या होगा, अगर उसने ऐसा कह दिया तो ये हो जाएगा, उसने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, तो फ्यूचर का भय। और जब भी वो भय वाली बातें याद आती है तभी भी प्रेशर बढ़ता है। और वर्तमान के दो प्रेशर्स हैं। वर्तमान के दो प्रेशर्स कौन से हैं? जिसको कहते हैं एक इंटरनल प्रेशर और एक है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर माना गवर्नमेंट पॉलिसीज हर दिन चेंज होती है, लेकिन इट इज अफेक्टिंग माय लाइफ। कंपटीशन इस तरह से चल रहा है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, बट इट इज अफेक्टिंग माय लाइफ, है ना। तो जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन वो मुझे जीवन में प्रभावित करती है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है वर्तमान में। और चौथा है इंटरनल प्रेशर। और इंटरनल प्रेशर कौन सा है? माय ओन नेगेटिव थिंकिंग, मेरे अपने ही नकारात्मक विचार। जरा कुछ हुआ कि पहला विचार कौन सा आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव, है ना। और इसलिए नेगेटिव विचार आएगा। तो जब चारों ओर, कभी कभी तो चारों प्रेशर एक साथ में हो जाते हैं, पास्ट की बातें भी कनेक्ट हो जाती है, फ्यूचर का भय भी कनेक्ट हो जाता है, बाहर की परिस्थितियां भी जुड़ जाती है और अपना नेगेटिव विचार भी शुरू हो जाता है, तो कितना प्रेशर बढ़ेगा? तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा। इसलिए आज स्ट्रेस लेवल बहुत है ना। तो चारों ओर से प्रेशर है। अब ये प्रेशर हमें भीतर ही भीतर, हमारी जो शक्ति है उसको जैसे दीमक की तरह को खा रहा है, और इसलिए हमारी आंतरिक क्षमता, हमारी आंतरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है ना। अब उसको ठीक करना है तो किसी ने बहुत सही कहा है कि स्ट्रेस जब होता है, stress is a form of pain that comes to tell me that there is something I need to change. मुझे कुछ तो परिवर्तन करना होगा अपनी लाइफस्टाइल में या अपने विचारों में, अपने एटीट्यूड में। कहां न कहां मुझे कुछ तो परिवर्तन करना ही होगा, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं किया, अभी भी उस स्ट्रेस से जागे नहीं, परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाया नहीं, तो फिर टू लेट हो जाएगा।
फिर उस स्ट्रेस को लेकर के जो 90% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमेटिक रीजंस, तो वो डिजीज के शिकार होना स्वाभाविक है। और वो पेन जो है इज अ मैसेंजर दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू लर्न, कि वो चेंज को अपनाने के लिए मुझे कुछ सीखना होगा। और शायद इसीलिए ये आज सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है कि जहां हर एक व्यक्ति के अंदर जब भी वो प्रेशर आता है तो क्या चेंज करना है और वो चेंज करने के लिए कौन सी बातों को अपनाना है, वो तरीका सिखाया जा रहा है। आज की दुनिया के अंदर हर कोई इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, इतना हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है ना। और हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण थोड़ा भी शारीरिक तकलीफ आई तो तुरंत हम क्या करते, डॉक्टर के पास जाएंगे। हार्ट अटैक आया किसको मान लो, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या करना है, डॉक्टर दवाई तो देगा लेकिन उसके बाद एक एडवाइस देगा। क्या एडवाइस देगा? हाँ, कि देखो अभी अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहली बात अपने लाइफस्टाइल में एक परिवर्तन लाना होगा। और लाइफस्टाइल में क्या इंक्लूड करना है कि पहली बात कि गिव प्रॉपर नरिशमेंट टू योर बॉडी। बॉडी को पौष्टिक भोजन दो जिसमें ताकत हो, फैट्स वाले फूड या जंक फूड नहीं दो, पहली एडवाइस। दूसरा कहेंगे थोड़ा कम से कम 6 घंटा रेस्ट जरूरी है, बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। इसलिए भाई लंबे आवर्स तक काम करते रहो, ऐसी दिनचर्या नहीं होंगी। कम से कम 6 घंटा आराम दो अपने शरीर को भी, है ना। और तीसरा कहेगा एक्सरसाइज करो, रोज आधा घंटा पैदल करना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर वो व्यक्ति कहे कि डॉक्टर साहब खाने में तो परिवर्तन कर लेंगे, चलो आराम भी कर लेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ना, सुबह आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग निकाल, मेरा सारा कारोबार सुबह सुबह होता है। या जैसे कई मीडिया वाले कहते हैं हमें, अरे रात को देर तक तो हमारा ऑफिस में ही काम चलता रहता है, सुबह उठना कहाँ होता है। हाँ, सत्य है। अब वो सुबह वॉकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा और शाम को भी सारी न्यूज कलेक्ट करके पहुंचना होता है दफ्तर पर, इसलिए शाम को भी आधा घंटा तो बड़ा मुश्किल है, तो वॉकिंग नहीं होगा। डॉक्टर क्या कहेगा? क्या कहेगा डॉक्टर? है मरो, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू, यही कहेगा डॉक्टर। ठीक यही है ना। अगर वो व्यक्ति को जीना है तो क्या करेगा? ब्रिस्क वॉकिंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। उसकी रिप्लेसमेंट कोई और चीज से नहीं हो सकती। खाली खाना बदली कर दिया या रेस्ट ले लिया, उससे नहीं होगा। एक्सरसाइज से ही वो फैट, वो कोलेस्ट्रॉल आपका जलना शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज इज अ मस्ट। लेकिन अगर सुबह भी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हैं, और शाम को भी टाइम नहीं क्योंकि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और दफ्तर पहुंचना है आपको, तो कब करेंगे? टाइम नहीं है ना। क्या करेंगे फिर? हाँ, क्या करेंगे फिर? एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? निकालना पड़ेगा। वो एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है जो मैं अंत में सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, और काम ढूंढते ढूंढते जो है किसी ने उसको बता दिया फलाने सेठ के पास चले जाओ, वो काम दे देंगे तुझे। वो सेठ के पास चला गया। वो सेठ बड़ा लकड़े का व्यापारी था। गया उसके पास और कहा मुझे काम चाहिए।
तो सेठ ने पूछा क्या काम करोगे? कहा कुछ भी कर सकता, आई एम अ यंग मैन, वेरी स्ट्रांग मैन, आई कैन डू एनीथिंग। कहा लकड़ा काटना है, बोल काटेगा तुम? कहा काटूंगा। पीछे गोदाम में ले गए, बहुत बड़ा लकड़े का ढेर था। कहा ये सारे लकड़े काटने हैं। कहा काटूंगा। शुरू हो जाओ। शुरू हो गया लकड़ा काटना, सारा दिन लकड़ा काटता गया। शाम को वो सेठ को लगा देखे तो सही वो लड़के ने कितना काम किया है। चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में लड़के ने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तेरे अंदर अच्छी एफिशिएंसी है, शाबाश, चलो तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह आ जाने का, शाम तक लकड़ा काटने का, है ना, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। ठीक है, रोज आने लगा, रोज लकड़ा काटता गया। 10 दिन बीता। वो सेठ ने सोचा देखना चाहिए आखिर वो लड़का कर क्या रहा है। शाम को चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में 15 लकड़े काटे थे। मैं क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, आज 15 ही काटे। तो लड़का कहता है साहब यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूं फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है। सेठ ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से लेकर और थोड़ी मेहनत कर देंगे, है ना। और इसी तरह से और मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा। और 10 दिन बीते। सेठ ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। देखने गए शाम को तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 काट के दिखा दिए, ये एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? वो लड़का कहता है यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूं, आप किसी से भी पूछ लो, आलस भी नहीं करता हूं, बैठता भी नहीं, लकड़ा कम क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ तो अनुभवी था। सेठ ने पूछा एक बात बताओ कि ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़का कहता टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं। क्या कहेंगे उसको, समझदार कहेंगे? हाँ, कितनी हंसी आ रही है ना। लेकिन शायद हम भी यही कर रहे हैं, शायद हम भी कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। रोज एफिशिएंसी कम हो रही है, रोज एफिशिएंसी कम होती जा रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, काम जितना पहले होता था नहीं हो पा रहा है ना। तब कई बार कई लोग कहते हैं भाई एज प्रॉब्लम हो रहा है अभी। अरे एज की कोई बात नहीं है, बुद्धि को एजिंग थोड़ी लगती है, लेकिन धार तेज करने की बात है कि बुद्धि की धार पर जो जंग चढ़ गया है ना नेगेटिविटी का, ये जंग को उतारना पड़ेगा और ये धार तेज करनी पड़ेगी ताकि हमारी सकारात्मक विचारधारा चलती रहे। और वो अगर धार तेज करना आ गया तो क्या होगा, कम मेहनत, एफिशिएंसी अधिक रहेगी, सफलता मिलती जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। स्ट्रेस लेवल ही नहीं होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम कैसे होगा? तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीज चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी 3 चीज चाहिए। मन का नरिशमेंट है, मन का नरिशमेंट क्या है? हाँ, मन का नरिशमेंट है अच्छे विचार, अच्छे विचार। लेकिन आज अच्छे विचार का सोर्स ही नहीं है, हमारी लाइफ में मिसिंग डायमेंशन वही है। तो जंक फूड दे रहे हैं, सारा दिन जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन से आपको मुकाबला करते रहना पड़ता है ना, डील करते रहना पड़ता है, वो जंक फूड ज्यादा जा रहा है। हेल्दी नरिशमेंट नहीं, अच्छे विचारों का कोई स्रोत नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो कम से कम 3 दिन निकाल करके सब छोड़ करके यहाँ पहुंच गए। अच्छा नरिशमेंट तो मिल रहा है ना, मन में शक्ति आ रही है ना, अंदर अच्छा लग रहा है ना। 2 दिन हो गया, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है ना, धार तेज हो रही है ना, धार तेज हो रही है।
आपका चेहरा ही बता रहा है, खुशी वाला चेहरा है ना, नहीं तो मीडिया वालों का चेहरा कभी खुशी नहीं है ना। कई बार हमने इंटरव्यू दिए हुए हैं तो इसीलिए हमको पता है उनका चेहरा कैसा होता है। बहुत टाइट पर्सनालिटी रहती है, एकदम स्ट्रेस में, बस इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत कलेक्ट किया और भागे एकदम। उनको कहो थोड़ा सुनो, बहन जी टाइम नहीं है, अभी नहीं, आएंगे, कभी आएंगे, जरूर आएंगे, यही हमेशा वायदा देते जाते हैं। भावार्थ ये कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आप लोगों की, अच्छे विचारों का सोर्स नहीं है आप लोगों के पास में। यहाँ अच्छा किया आपने कम से कम ये डिसीजन लिया कि लाइफ में कम से कम अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमें तो अच्छा लगेगा। और बैटरी चार्ज हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि धार तेज हो रही है। दूसरा है रेस्ट। अब मन के लिए रेस्ट क्या है? मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। थोड़ी देर के लिए भी जब ध्यान में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं, मन को थोड़ा शांत करो, इतना अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है, जैसे सारे बोझ जो है ऊपर का वो सारा हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और आज वेस्टर्न दुनिया के अंदर तो इतना मेडिटेशन का क्रेज शुरू हो गया है लोगों के अंदर, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हमारा मन रिलैक्स होता है और आंतरिक शक्ति को हम उजागर करते हैं एकाग्रता के द्वारा। और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? मन के लिए एक्सरसाइज है पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेज, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा, और उसके लिए पॉजिटिव इनपुट्स चाहिए। जितना पॉजिटिव इनपुट्स होगा तो पॉजिटिव थिंकिंग चलेगा। अगर पॉजिटिव इनपुट ही नहीं है, सारा दिन नेगेटिव इनपुट से ही माइंड को भरते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग से तो बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए आज नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस नेचुरल हो गया है और पॉजिटिव थिंकिंग चलता नहीं है। भावार्थ ये कि 3 चीज जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी यही 3 चीज चाहिए। और तब जाकर के हम अंदर की शक्ति को उजागर करके, एफिशिएंसी को बढ़ा करके हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि मन की एकाग्रता हमारी डेवलप होगी और उस मन की एकाग्रता से हम जो कार्य करेंगे फोकस्ड होकर के करेंगे, और जितना फोकस्ड होकर के व्यक्ति करता है उतना उसको सफलता मिलना सहज स्वाभाविक है। तो ये है तनाव से संपूर्ण मुक्त होने की विधि। ये 3 चीज देते जाओ तो कौन कहता है तनाव रहेगा। और दूसरा, घोलना आ जाना चाहिए। अगर घोलना आ गया तो बस तनाव दूर। और बीच बीच में क्या करो? धार तेज करो। धार तेज करना बहुत जरूरी है ना। जितना धार तेज करते जाएंगे तो देखो आप सफल ही सफल रहेंगे जीवन के अंदर। प्रोफेशन कोई बुरा नहीं है, समय निकालना पड़ता है। अभी थोड़ा सुबह या तो समय निकालो या शाम को समय निकालो, एक टाइम तो निकालो। निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा? जरा हाथ तो खड़ा करें, हम भी देखें निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हम भी समझेंगे कि हमारा 1 घंटे का बोलना सफल हो गया। ठीक है, ओम शांति।